साल 2025 नागालैंड में उग्रवाद या हथियारबंद संघर्ष से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 0, एकदम 0। हाँ, 0। मतलब पूरे 1 साल तक सतह पर गोलियों की कोई आवाज नहीं आई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। बिल्कुल, और ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है। अक्सर जब हम न्यूज़ में इस तरह के आंकड़े पढ़ते हैं तो पहला ख्याल यही आता है कि चलो समस्या सुलझ गई, शांति आ गई है। ऑन पेपर ये एक बहुत बड़ी जीत लग रही है। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन फिर 1 अप्रैल 2026 से जुड़ी एक खबर आती है जो इस पूरी शांति की तस्वीर को पलट कर रख देती है। आप अफ्स्पा के एक्सटेंशन की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। नागालैंड में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफ्स्पा की समय सीमा फिर से बढ़ाई जा रही है। अब जो लोग इस विषय को गहराई से फॉलो करते हैं उनके लिए हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी विरोधाभास को समझना है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ 0 कैजुअलिटी है और दूसरी तरफ सेना के विशेषाधिकार को जारी रखना, ये थोड़ा अजीब लगता है। एकदम अजीब लगता है। मैंने हाल ही में सरकार का वो फ्रेश असेसमेंट डेटा पढ़ा जिसके आधार पर ये फैसला लिया गया है, और सच कहूं तो जमीनी हकीकत उस शांति से बहुत अलग है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। देखिए, 0 कैजुअलिटी का मतलब ये मान लेना कि खतरा खत्म हो गया है, ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो असल में हो क्या रहा है वहां? अगर इस नए असेसमेंट रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि खतरा वाष्प बनकर उड़ा नहीं है। उसने अपना रूप बदल लिया है। रूप बदल लिया है मतलब? हाँ, सुरक्षा एजेंसियों की भाषा में इसे सबड्यूड यानी दबा हुआ उग्रवाद कहा जा रहा है। फोकस अब सीधे तौर पर गोलीबारी या काइनेटिक वायलेंस पर नहीं है। अच्छा, तो फिर उनका ध्यान किस चीज पर है? एजेंसियों का ध्यान अब रेसिडुअल मिलिटेंट इन्फ्लुएंस यानी बचे हुए उग्रवादी प्रभाव पर है, और ये प्रभाव किसी एक मोर्चे पर सीमित नहीं है। तो अगर हम शुरुआत सीमाओं से करें, जो कि सबसे संवेदनशील हिस्सा है। बिल्कुल, जो प्रमुख उग्रवादी गुट है NSCN-KYA, वो म्यांमार की सीमा के पार आज भी पूरी तरह से सक्रिय है। अक्टूबर 2025 वाली घटना इसका सबसे बड़ा सबूत है ना? हाँ, वही ड्रोन हमले वाली घटना। जी, रिपोर्ट में उस ड्रोन हमले का साफ जिक्र है जो म्यांमार में उनके बेस पर हुआ था। मतलब भले ही नागालैंड के अंदर सीधे तौर पर गोलियां नहीं चल रही हैं, लेकिन ठीक बॉर्डर के पार एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ऑपरेशनल है। बिल्कुल ऑपरेशनल है। ये तो मतलब वैसा ही हुआ कि आपके घर के अंदर सब शांत है, लेकिन पड़ोस के घर में हथियारों की एक पूरी फैक्ट्री चल रही है और वहां ड्रोन मंडरा रहे हैं। हाँ, तो आप चैन से कैसे सो सकते हैं? सही कहा आपने, और यही वजह है कि सुरक्षा बल इस बाहरी खतरे को एक मंडराते हुए संकट की तरह देख रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल ये दिखाता है कि तकनीक के मामले में ये गुट अपग्रेड हो रहे हैं, जो कि और भी डरावना है। बिल्कुल, अगर सुरक्षा का वो आवरण जो अफ्स्पा सेना को देता है उसे अचानक हटा लिया जाए तो बॉर्डर के उस पार जो भी हलचल हो रही है उसे नागालैंड के अंदर आने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। एक तरह का बफर जोन हट जाएगा। सही बात है। लेकिन इस असेसमेंट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा म्यांमार बॉर्डर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? सबसे बड़ा संकट तो राज्य के बिल्कुल अंदर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में पनप रहा है। ओहो, आप उस पैरेलल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मेरी नजर फेक दिमापुर और मोन जैसे जिलों के डेटा पर गई। इन इलाकों को डिस्टर्ब्ड या अशांत घोषित करने का जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है वो कोई सैन्य हमला नहीं है। हाँ, वो कुछ और ही है। वो है अवैध वसूली, एक्सटॉर्शन। और ये कोई छिटपुट गुंडागर्दी या हफ्ते भर की उगाही नहीं है यार। ये इतना बड़ा और स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क बन चुका है कि इसने पूरी की पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें इसी साल के शुरुआत में देखने को मिला। आप जनवरी 2026 वाले प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, जनवरी 2026 में फेक टाउन पब्लिक फोरम ने जो कदम उठाया वो इस बात का सबूत है कि पानी अब सिर के ऊपर से बह रहा है। फेक टाउन पब्लिक फोरम का वो कदम तो वाकई ऐतिहासिक था। उन्होंने सीधे तौर पर सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब किसी भी नागा गुट को कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। और जब आप इसके पीछे का कारण समझेंगे तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा होगा। सही कहा, स्थानीय लोगों के लिए ये कोई राजनीतिक या वैचारिक विरोध नहीं था। ये उनके सर्वाइवल, उनके जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। क्योंकि उन्हें 1 या 2 नहीं 30 से ज्यादा अलग अलग गुटों को टैक्स देना पड़ रहा था।
30। हाँ, 30 से भी ज्यादा। यह आंकड़ा ही अपने आप में खौफनाक है। जरा इमेजिन करिए स्थिति को। कोई भी एक आम नागरिक है, उसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली है, हाँ। रोजी रोटी के लिए। हाँ। अब वो सुबह शटर उठाता है और महीने के अंत तक उसके पास 30 अलग अलग गुटों के लोग बंदूक लेकर आ जाते हैं। और हर कोई अपनी अपनी पर्ची थमाकर टैक्स मांग रहा है। ये तो एक तरह का आर्थिक गला घोटना हुआ ना। किसी भी व्यापारी या आम इंसान के लिए 30 अलग अलग माफियाओं को पालना कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फोरम ने इसे असहनीय कहा था और मुझे लगता है कि ये शब्द शायद स्थिति की गंभीरता को कम ही आंक रहा है। मैं सहमत हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक सवाल आ रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब बात एक्सटॉर्शन या वसूली की हो तो ये काम तो पुलिस का है ना। ये बहुत ही लाजमी सवाल है। इसके लिए अफ्स्पा जैसे सख्त मिलिट्री कानून की क्या जरूरत है? देखिए, यही इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे क्रिटिकल मैकेनिज्म है। जब आपके पास 30 से ज्यादा छोटे बड़े हथियारबंद गुट हों जो समाज के हर स्तर पर फैले हों। हाँ, हर गली मोहल्ले में। बिल्कुल। तो एक आम लोकल पुलिस फोर्स के लिए इस नेटवर्क को तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकल पुलिस उसी समाज का हिस्सा होती है। उन पर भारी सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि पारिवारिक दबाव भी होता है। पहचान का भी मसला होता होगा। हाँ, और ये कोई पुरानी कॉर्पोरेट मोनोपोली नहीं है कि आपने एक सरगना को पकड़ा और पूरा रैकेट खत्म हो गया। ये सही कहा, ये तो अलग अलग गुट हैं। ये वसूली का एक केओटिक फ्री मार्केट बन चुका है। गुट लगातार टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। मतलब एक हाइड्रा की तरह, एक सिर काटो तो 2 नए निकल आते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। ऐसे में केंद्र सरकार संघीय एजेंसियों यानी फेडरल एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, जिन्हें लोकल दबाव से परे जाकर काम करना होता है। अच्छा, तो अफ्स्पा यहाँ काम आता है? जी, उन एजेंसियों को इस इतने बड़े और जटिल फाइनेंशियल सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचने के लिए एक लीगल शील्ड की जरूरत होती है। लीगल शील्ड। अफ्स्पा असल में यहाँ सिर्फ गोलियां चलाने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि उस आर्थिक तंत्र को ट्रेस करने और तोड़ने का एक कानूनी कवच है। एक मिनट। अगर हम इस 30 गुटों वाली बात को थोड़ा और गहराई से एनालाइज करें तो एक और चीज समझ आती है। क्या? देखिए, 30 अलग अलग गुट हैं। पैसा देने वाले वही मुट्ठी भर आम लोग हैं। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सीमित हैं। बिल्कुल सीमित है। अब अगर एक ही छोटे से तालाब में 30 मछलियां खाने के लिए संघर्ष करेंगी तो वो सिर्फ आम जनता को नहीं नोचेंगी, वो आपस में भी तो लड़ेंगी ना। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। अपना दबदबा या अपना टॉफ बचाने के लिए तो इनमें खूनी संघर्ष होना तय है। आपका ये डिडक्शन बिल्कुल सही दिशा में है और असेसमेंट रिपोर्ट का अगला हिस्सा इसी खतरे की ओर इशारा करता है। क्या है वो खतरा? बढ़ता हुआ इंटर एथनिक यानी जातीय तनाव। जो अभी नागा और कुकी समुदायों के बीच हो रहा है। जी हाँ, जब इकोनॉमी सिकुड़ती है और एक्सटॉर्शन के लिए होड़ मचती है तो ये लड़ाई बहुत जल्दी जातीय रूप ले लेती है। रिसोर्स और टेरिटरी की लड़ाई। बिल्कुल। नागा और कुकी समुदायों के बीच जो टकराव तेजी से बढ़ रहा है वो इसी का नतीजा है। फरवरी और मार्च 2026 के घटनाक्रम को अगर आप देखें, हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। जो सबसे प्रमुख नागा गुट है NSCM-IM, उसने कुकी होमलैंड की मांग के खिलाफ एक बेहद सख्त और खुली चेतावनी जारी की। और वो चेतावनी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही ना। बिल्कुल नहीं। लिटिन इलाके में जो आगजनी की घटनाएं हुई, नागा ड्राइवरों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, वो दिखाता है कि जमीन पर तनाव का स्तर कितना ज्यादा है। जमीनी हालात बहुत नाजुक हैं। लेकिन इस आग में घी डालने का काम किया है एक खास नैरेटिव ने। आप उस प्रॉक्सी वाले आरोप की बात कर रही हैं? हाँ, विद्रोही गुटों ने सीधे तौर पर भारत सरकार पर ये आरोप लगा दिया कि सरकार कुकी उग्रवादियों को एक प्रॉक्सी या मोहरे की तरह इस्तेमाल करे है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इन प्रॉक्सी वाले दावों की सच्चाई पर कोई मोहर नहीं लगा रहे हैं। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ रिपोर्ट के तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा काम सिर्फ ये समझना है कि इस आरोप का जमीन पर असर क्या होता है। सही कहा। हमारा फोकस इस बात पर है कि जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। मान लीजिए 2 समुदायों के बीच पहले से ही शक का माहौल है, जो कि है। ऐसे में जब किसी एक पर प्रॉक्सी होने का ठप्पा लग जाता है तो बातचीत और भरोसे की बची खुची गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। एकदम खत्म हो जाती है। ये तो मतलब अफवाहों और सांप्रदायिक हिंसा के लिए एक एकदम परफेक्ट रेसिपी है। बिल्कुल। और गृह मंत्रालय यानी MHA के हाई सिक्योरिटी रेडीनेस मोड में रहने का सबसे बड़ा कारण यही है। बाप रे, ये तो बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति लग रही है। ही। एक तरफ 30 गुटों का आर्थिक दबाव और दूसरी तरफ
ये जातीय तनाव जो किसी भी वक्त एक बड़े दंगे का रूप ले सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या मिलिट्री की मौजूदगी या आफ्स्पा का डर सच में इस तनाव को खत्म कर रहा है, या फिर ये सिर्फ उस प्रेशर कुकर के ढक्कन को कसकर पकड़े रहने जैसा है? ये बहुत अच्छी एनालॉजी है, प्रेशर कुकर वाली, है ना? क्योंकि अंदर का प्रेशर तो लगातार बढ़ ही रहा है और इस कुकर की आंच सिर्फ राज्य के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी आ रही है। आप फिर से सीमाओं की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, अगर हम नागालैंड के भूगोल को देखें तो ये जो पूरा संकट है ये एक बहुत बड़े भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल बवंडर के ठीक बगल में खड़ा है। आप म्यांमार के सिविल वॉर की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। नागालैंड की जो पूरी कहानी है उसे आप म्यांमार की सीमा से अलग करके नहीं देख सकते। मॉन, नोकलाक और फेक, हाँ, ये 3 जिले, ये तीनों जिले म्यांमार के साथ एक बहुत ही पोरस यानी खुली हुई सीमा साझा करते हैं, जहां से आना जाना बहुत आसान है। बिल्कुल। म्यांमार के अंदर जो भयंकर अस्थिरता मची हुई है उसका सीधा स्पिलओवर इफेक्ट यहां पड़ रहा है। तो रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? रिपोर्ट साफ बताती है कि उल्फा आई और NSCN-K जैसे विद्रोही गुटों ने म्यांमार की संकट का फायदा उठाया है। उन्होंने इन सीमावर्ती जिलों को अपना ट्रांजिट रूट यानी आवाजाही का रास्ता बना लिया है। मतलब वो इस अस्थिरता का पूरा फायदा उठा रहे हैं। जी, और यहाँ सेना के असेसमेंट में एक बहुत ही दिलचस्प और क्रिटिकल फैक्टर सामने आता है। वो क्या है? ड्राई सीजन यानी सूखे का मौसम। ओहो, हाँ, ड्राई सीजन का लॉजिक मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था जब मैं पढ़ रही थी। है ना? अक्सर हम शहरों में बैठे बैठे मौसम को सिर्फ बारिश या गर्मी के चश्मे से देखते हैं। हमें लगता है कि बस छाता लेकर निकल जाओ। बिल्कुल, हमारे लिए मौसम का मतलब सिर्फ इतना ही है। लेकिन इस इलाके में मौसम सीधे तौर पर मिलिट्री रणनीति तय करता है। कैसे, जरा समझाइए। देखिए, जब वहां मॉनसून होता है तो वो घने जंगल, उफनती नदियां और कीचड़ भरे रास्ते एक प्राकृतिक किले का काम करते हैं। उस वक्त किसी भी बड़े मूवमेंट को करना लगभग नामुमकिन होता है। प्रकृति खुद एक दीवार बन जाती है। हाँ, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है और ड्राई सीजन आता है वो प्राकृतिक किला पिघल जाता है। बिल्कुल सही। और वो जंगल जो कल तक एक दीवार थे वो अचानक से एक हाईवे में बदल जाते हैं, जहां से कोई भी गुजर सकता है। हाँ, इसी ड्राई सीजन में विद्रोही गुटों की हलचल अपने चरम पर होती है। म्यांमार की तरफ से हथियारों और रसद की स्मगलिंग होती है, नए कैडर्स की भर्ती होती है और एक सुरक्षित ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक मूवमेंट होता है। और सेना इसी बात को लेकर चिंतित है। सेना का सबसे बड़ा तर्क यही है। उनका कहना है कि अगर हमें इन गुटों को नागालैंड को अपना सेफ हेवन या रिक्रूटमेंट ग्राउंड बनाने से रोकना है तो ठीक इसी मौसम में हमारे पास तलाशी और जब्ती यानी सर्च और सीजर के तुरंत अधिकार होने चाहिए। मतलब उन्हें एक्शन लेने के लिए किसी का इंतजार ना करना पड़े। बिल्कुल। अगर उन्हें हर सर्च ऑपरेशन के लिए पहले लोकल मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ी तो वो जो गोल्डन विंडो है वो हाथ से निकल जाएगी। और ये अधिकारों ने सिर्फ आफ्स्पा के तहत ही मिलता है? जी, यही आफ्स्पा का मुख्य काम है इस इलाके में। तो अब जाकर इस पूरी तस्वीर के सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर फिट होते हैं। ये एक मतलब भयानक लूप है, एक अंतहीन चक्र की तरह। हाँ, आम इंसान कहता है कि भाई गोलियां तो चल नहीं रही हैं, मौतों का आंकड़ा 0 है, तो इस भारी भरकम मिलिट्री कानून को हटाओ। जो कि उनका सोचना भी अपनी जगह सही है। बिल्कुल सही है, लेकिन केंद्र का अपना अलग गणित है। वो देख रहे हैं कि 30 गुटों का वसूली नेटवर्क आम जनता को चूस रहा है, जातीय तनाव एकदम चरम पर है और म्यांमार की खुली सीमा से उग्रवादियों की धड़ल्ले से आवाजाही हो रही है। तस्वीर बहुत कॉम्प्लेक्स है। और इन सब के बीच एक और मुद्दा है जो इस पूरी समस्या का स्थायी समाधान हो सकता था, लेकिन वो भी अटका हुआ है। अब शांति वार्ता या पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं। जी, शांति वार्ता। शांति वार्ता का जो गतिरोध है वो इस फ्रेश असेसमेंट का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक निष्कर्ष है। मतलब बातचीत रुकी क्यों है? क्या मांगे हैं उनकी? देखिए, बातचीत कोई छोटी मोटी मांगों पर नहीं रुकी है। ये रुकी है झंडे और संविधान के कोर मुद्दे पर। झंडा और संविधान? हाँ, और ये सिर्फ शब्द नहीं है। उग्रवादी गुटों के लिए एक अलग झंडा और संविधान उनके ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी पहचान का प्रतीक है। उनकी आइडेंटिटी से जुड़ा है। बिल्कुल। वहीं भारत सरकार के लिए देश के संप्रभु यानी सॉवरन संवैधानिक ढांचे के भीतर एक अलग संविधान या झंडे को मान्यता देना एक ऐसी रेड लाइन है जिसे पार करना नामुमकिन है। हाँ, ये तो सीधा सीधा देश के फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल है।
सही कहा। तो ये एक ऐसा डेडलॉक है जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जब तक ये राजनीतिक समाधान नहीं निकलता तब तक वो जो एक कानूनी शब्द है डी नोटिफाई करना, यानी किसी इलाके को अशांत क्षेत्र की सूची से बाहर निकालना, हाँ, वो कागजों पर मुमकिन ही नहीं है। सरकार उस रिस्क को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। एकदम सही। रिपोर्ट का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जब तक सीमा पार म्यांमार में स्थिरता कायम है और जब तक इस झंडे और संविधान वाले राजनीतिक गतिरोध का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता, तब तक इन सीमावर्ती जिलों को हाई रिस्क जोन ही माना जाएगा। वहां से सुरक्षा का वो आवरण हटाना सिस्टम के लिए बहुत बड़ा जुआ होगा। तो आज की इस चर्चा में हमने जिस विरोधाभास से शुरुआत की थी, अब वो पूरी तरह से डीकोड हो चुका है। डिस्टर्ब्ड शब्द के पीछे सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं होती। बिल्कुल है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो जो एक साइलेंट वॉयलेंस है, जो अदृश्य हिंसा है, एक आम आदमी की जेब पर, दो समुदायों के बीच के भरोसे पर और एक अस्थिर बॉर्डर के रूप में, वो आज भी वहां गहराई तक मौजूद है। और वो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। एकदम। लेकिन इन सारे असेसमेंट्स, सारे जियोपॉलिटिकल लॉजिक और 30 गुटों के इस नेटवर्क को समझने के बाद मेरे जहन में एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल घूम रहा है। वो क्या? हम शांति कहते किसे हैं? जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी ये सोचने वाली बात है। क्या शांति का मतलब सिर्फ इतना है कि साल भर में गोलीबारी से किसी की जान न जाए? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर एक ऐसी सुबह जहां एक दुकानदार बिना किसी खौफ के अपनी दुकान खोले, उसे 30 अलग अलग गुटों को अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा न देना पड़े और जहां लोग किसी बाहरी डर के बिना आज़ादी से सांस ले सकें? क्या असली शांति वो है? बिल्कुल। बिना डर के जीना ही शायद असली शांति है। सिर्फ बंदूकों का खामोश होना शांति है या फिर बिना खौफ के जी पाना? इसी सवाल के साथ हमारी आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। आप सभी के लिए ये एक सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिए।